Hey guys, welcome to your channel बत्तीसी and I'm your dentist Dr. Jasmine. So आज की वीडियो के लिए मैंने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की है बिकॉज ये वीडियो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है एंड इसमें आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको आफ्टर ग्रेजुएशन जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है टू फाइंड अ डेंटल क्लिनिक जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो इधर सबसे पहले दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट कि जब आप इंटर्नशिप में हैं तो जब आपकी इंटर्नशिप एंड होने वाली है सो 3 महीने पहले 3 मंथ्स पहले आप कोई क्लिनिक के लिए ढूंढना स्टार्ट कर दें, चाहे वो आपका चैरिटेबल हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे कोई भी क्लिनिक हो, आप उसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दें बिकॉज वो आपको 3 महीने हो जाएंगे एक क्लिनिक ढूंढने में जहां आप काम कर पाएंगे। सो जब मैं अपने इंटर्नशिप में थी तो 3 महीने पहले मेरे कॉन्वोकेशन के 3 मंथ्स पहले मैंने क्लिनिक ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। मैंने पहले अपने एरिया के सारे क्लिनिक्स ढूंढे एंड मुझे अपने एरिया का एक क्लिनिक पता था। देन मैंने अप्लाई करना शुरू किया जो भी मुझे वैकेंसी दिखती थी। वैकेंसी कहाँ ढूंढेंगे आप? या तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, गूगल सर्च में आप अगर टाइप करेंगे डेंटल जॉब्स वैकेंसी या फिर डेंटल वैकेंसीज तो आपको बहुत सारी मिलेंगी। आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि इस क्लिनिक का नाम ये है, इसका फ़ोन नंबर ये है, ये इस जगह पर है। आपको जब 3 महीने पहले ढूंढना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उस क्लिनिक में जा पाएँ, वो आपके घर के पास हो और ये चीज़ आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं तो आप उसी हिसाब से ढूंढिएगा। दूसरी चीज़, मैं अपने टाइम पे रोज़ 5 जगह अप्लाई करती थी, बी एड NGO, बी एड चैरिटेबल क्लिनिक, बी एड प्राइवेट क्लिनिक, जो भी मुझे लगता था कि हाँ मैं इस जगह अप्लाई कर सकती हूँ, आई जस्ट यूज टू अप्लाई। काफ़ी लोग बोलते थे कि नहीं डेंटल चेयर नहीं है, काफ़ी लोग बोलते थे डेंटिस्ट के लिए वैकेंसी नहीं है, काफ़ी लोग बोलते थे कि CV मेल कर दो या व्हाट्सएप कर दो, बट उनका रिप्लाई आज तक नहीं आया है। सो आपको बस अप्लाई करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। सो जब तक मेरी इंटर्नशिप एंड हुई कम से कम 250 to 300 जगह मैं अप्लाई कर चुकी थी। मुझे पता था कि मेल में कैसे लिखते हैं, रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, रेज्यूमे कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैं ऊपर लिंक में मेंशन कर दूंगी, आप ज़रूर देखिए कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। उसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिए कि रेज्यूमे कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। ये स्पेशली डॉक्टर्स के लिए एक वीडियो है, मैंने खुद अपना रेज्यूमे का एग्जाम्पल शो किया है। इसके बाद 3 मंथ्स जब भी आपका इम्पॉर्टेंट टाइम है, इसमें आपको वैकेंसी भी ढूंढनी है, अप्लाई करते जाना है और दूसरा आपका रेज्यूमे रेडी होना चाहिए। गाइस, तो अब हमने क्लिनिक्स भी ढूंढ लिए हैं, लिख कर रेडी रख लिए हैं, नंबर्स लिख लिए हैं, हमें रोज़ कॉल करना है, उन पे अप्लाई करना है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा हमारा रेज्यूमे रेडी है, हम वो साथ साथ फॉरवर्ड कर रहे हैं। तीसरा कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो हमेशा हर क्लिनिक में जब भी आप जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, तो आप रेज्यूमे की एक फ़ोटोकॉपी लेकर जाएं अपने साथ एंड उनको वहाँ पर सबमिट कर दें सो दैट कि वो जब भी कॉल करें या उनको जब भी ज़रूरत हो तो वो आपको कॉल बैक कर सकें। जब बात आती है कि आपका जिस दिन आपको कॉल बैक आता है या जिस दिन मेल के थ्रू रिप्लाई आता है या किसी भी दिन कोई आपको बोलता है कि आप इस दिन इंटरव्यू देने जाएं, तो उस दिन आपको क्या क्या बातें डिस्कस करनी है। सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि 3 चीज़ें हैं, टाइमिंग्स, सैलरी एंड ऑफ डे, किस दिन आपको छुट्टी मिलेगी। ये तीनों चीज़ें आपको ज़रूर उसी दिन उसी टाइम इंटरव्यू के टाइम डिस्कस करके आनी है। सबसे पहली बात कि मार्क्स थैंकफुली उतना मैटर नहीं करते हैं एंड चीज़ें चेंज हो रही हैं। बस ये ज़रूर है कि आपको हर साल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। लाइक 4 अटेम्प्ट्स हैं आपके BDS में, तो 4 ईयर्स आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है एंड इतना बनता भी है। बट मार्क्स उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता बिकॉज जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो फ़ोन कॉल पे या कहीं पर भी जब आप जाएंगे तो आपसे वो ये पूछेंगे कि आपको क्या काम आता है। आपसे मार्क्स बिल्कुल कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ 2 चीज़ें पूछेंगे, आपने किस कॉलेज से किया है एंड कौन से ईयर में किया है।
उसके अलावा ये मार्क्स मैटर नहीं करता है, तो आप अगर अपने रेज्यूमे में जब आप वो लिंक देखेंगे वीडियो का तो आप उसमें मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। बट हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए अप्लाई करेंगे। वहाँ पे थोड़ा बहुत मार्क्स मैटर करता है क्योंकि सीट्स कम है और ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पे मार्क्स मैटर करते हैं। उसके अलावा कहीं पर भी आप अप्लाई करें, मार्क्स उतना मैटर नहीं करता, सब आपका काम देखना चाहते हैं कि आपको कितना काम आता है। सबसे पहले जब हम टाइमिंग्स की बात करें तो टाइमिंग्स आपके लिए सूटेबल होना चाहिए। सपोज यूजुअली हर क्लिनिक 10 बजे खुलता है, अगर वो क्लिनिक ही आपके घर से 2 घंटे का है तो आपको घर से 8 बजे निकलना होगा, और सपोज वो क्लिनिक रात के 8 बजे ख़त्म होता है और आप घर 10 बजे पहुँचेंगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि टाइमिंग्स आपको सूटेबल होना चाहिए। इनिशियली जब आप एक फ्रेशर हैं तो आप दूर भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए स्पेशली एज अ गर्ल कि रात को ज़्यादा देर तक लेट नहीं होना चाहिए। एंड अगर लेट हो रहा है तो देयर इज़ अ वे कि आप घर पे सेफली पहुंच जाओ, मे बी योर पेरेंट्स कैन पिक यू अप या कुछ भी। सेकेंड, सैलरी, नेवर वर्क फॉर फ्री। इसमें एक ही कंडीशंस अप्लाई है कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है सीखने को जिसमें पैसे बहुत छोटी चीज़ है और बिल्कुल मायने नहीं रखता, या तो बहुत एक्सपीरियंस डेंटिस्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां मनी कुछ भी नहीं है उसके सामने जो आपको सीखने को मिल रहा है, तो तभी आप सैलरी की उम्मीद ना रखें, तभी आप मनी को सेकेंडरी माने, बिकॉज जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इतना वैल्यू देगा तो उसमें मनी इज़ नॉट एन इशू। लेकिन उसके अलावा नेवर एवर वर्क फॉर फ्री, कुछ भी फ्री में नहीं होता है। एंड अगर आप कैंप्स के लिए वॉलंटियर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक्सपीरियंस देगा। काफ़ी कैंप्स में क्या होता है कि या तो वो आपको कन्वेंस देते हैं, आपके आने जाने का खर्चा देते हैं, या फिर काफ़ी में होता है दे पे यू। एंड देयर आर थर्ड टाइप्स ऑफ कैंप्स जिसमें वो आपको कुछ भी नहीं करते, इट्स वॉलंटरी। सो तीनों सही हैं इस केस में, जब तक आपको सही लगे। मैंने बहुत सारे कैंप्स अटेंड किए जिसमें कुछ वॉलंटरी थे, जिस किस में कुछ कन्वेंस मिला था, एंड किस में आई वॉज गेटिंग पेड इन द सेंस आपको 1000 से 2000 इनिशियली के आसपास अप्रॉक्स, आपको हो सकता है 500 मिले, 800 मिले, ऐसा वो पे करते हैं, विच इंक्लूड्स योर कन्वेंस एंड थोड़ा बहुत स्नैक्स। तो आप उस हिसाब से अप्लाई करें। उसके बाद नेवर एवर वर्क फॉर फ्री, कहीं पर भी नहीं। तीसरा आपका आता है ऑफ डे। ये बहुत बार मेरे साथ हुआ है इन क्लिनिक्स, जब आपको सारे दिन काम करवाते हैं, लाइक देयर आर एवरी डे आपका कुछ पर्टिकुलर होता है, एंड दे से कि संडे को आपको सिर्फ सुबह आना है, शाम को नहीं आना है। बट द पॉइंट इज हम रोज़ घर से बाहर जा रहे हैं और रोज़ आ रहे हैं, तो हमारे आने जाने का जो किराया है, आने जाने का जो कन्वेंस है वो लग रहा है, तो देयर इज़ नो पॉइंट। एंड इट्स अ बेसिक नीड, हर ह्यूमन को हफ्ते में एक दिन छुट्टी का ज़रूर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप प्लीज़ उनसे बात करिए या फिर क्लिनिक को ना ज्वाइन करिए, बिकॉज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हफ्ते में भी एक छुट्टी ना मिले। ज़रूरी नहीं है कि वो संडे को ही मिलेगी, बहुत क्लिनिक्स का ट्यूसडे ऑफ होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है, बस हफ्ते में एक दिन आपको छुट्टी मिलना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें गाइस बेसिक होती हैं जो इंटरव्यू के टाइम या फिर कॉल के टाइम क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई कॉल आता है एंड इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो इंटरव्यू में क्लियर कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आप फ़ोन पे ही सारी बातें कर लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। एक बार मिलकर आए, ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस देंगी, एरिया का बताएंगी, आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है क्लिनिक्स का, क्लिनिक्स कैसे सेटअप हुए हैं, कितने एरिया में हैं। अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं तो आपको एक क्लिनिक में जाने से ही बहुत कुछ पता चल सकता है। गाइस, तो अब हम बैठे हैं आपके क्लिनिक में इंटरव्यू के लिए। अब लोग हमसे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे? हमसे ये पूछा जाता है कि हमको काम क्या आता है, हमें बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, हर कोई ये बोलता है। तो बेसिक चीज़ों में क्या होता है? बेसिक चीज़ें इंक्लूड्स आपको स्केलिंग एंड पॉलिशिंग आना चाहिए, आपको आरसीटी आनी चाहिए, एक्सट्रैक्शंस कुछ होते हैं, आपको इम्प्रेशन लेना आना चाहिए, आपको कुछ एक्सरे लेना आना चाहिए। और ड्यूरिंग लॉकडाउन I got the opportunity and time to write my first book, that is Dentistry Unlocked,
जो कि मैं लिंक्स नीचे मेंशन कर दूंगी। 2 ऑथर्स हैं इसके, वन इज़ मी एंड अनदर इज़ डॉक्टर सुनील कुमार। इस बुक में हमने पूरी जर्नी बताई है कि एक 12th क्लास के एंड के बाद जो एक मेडिकल एस्पिरेंट होता है, सोचता है कि मुझे BDS करना चाहिए कि नहीं, उससे लेके आफ्टर डेंटिस्ट्री, आफ्टर योर BDS इज कम्प्लीटेड, उसके बाद तक का क्या क्या स्कोप्स हैं वो सब इंक्लूड किया है। ये एक डेंटल ही नहीं, एक नॉन डेंटल को भी कम्प्लीटली समझ में आ जाएगी एंड ईजिली समझ में आ जाएगी। इस बुक के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। आई हैव ऑर्डर्ड द बुक, मुझे भी अभी तक इन हैंड इन कॉपी नहीं मिली है। सो जब मेरे पास आ जाएगी आई विल मेक अनदर फुल वीडियो एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। तो ये जो मैं बोल रही हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए जब आपके इंटरव्यू में ये सब पूछा जाता है, इन द बुक वी हैव क्लियरली मेंशन्ड कि क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए एंड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस है कि अगर आपको ये चीज़ आती है तो यू आर ओके, ये चीज़ आती है देन इट्स ओके। तो ये सब चीज़ें उस बुक में मेंशन है। Amazon पे ये किंडल बुक में अवेलेबल है एंड दूसरा ये पेपरबैक बुक में अवेलेबल है। Amazon बुक पे आप उसके कंटेंट्स एंड सैम्पल पेजेस पढ़ सकते हैं एंड रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं। गाइस, ये जो डेंटिस्ट्री अनलॉक्ड है, दिस इज द फर्स्ट बुक इन इंडिया ऑन सक्सेसफुल BDS। गाइस, जब मैं इंटर्नशिप में थी तो मेरे पास ये आइडिया था, मैंने ऐसा सोचा था कि आई विल डू इट, बट मैं उतना अप्लाई नहीं कर पाई। सो इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू कैन, तो आप ये कर सकते हैं कि मैंने सोचा था कि हर 3 महीने के लिए मैं हर एक स्पेशलिटी ऑफ डेंटिस्ट्री में जाऊंगी। लाइक 3 मंथ्स में किसी ऑर्थोडोंटिस्ट के पास काम करूंगी, 3 मंथ्स ओरल सर्जन, 3 मंथ्स पेरियोडोंटिस्ट, 3 मंथ्स OMDR स्पेशलिस्ट, 3 मंथ्स मैं एंडोडोंटिस्ट के पास काम करूंगी। ऐसा मैंने सोचा था कि मैं 3 मंथ्स सबके पास काम करूंगी। ये हो नहीं पाया। सो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले अगर ऐसी, तो आप ये ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप सारे ब्रांचेस के स्पेशलिस्ट के साथ काम कर चुके होंगे। तो गाइस, अब जब आप क्लिनिक ढूंढेंगे तो मेनली आपको 4 टाइप के क्लिनिक्स मिलेंगे। एक जिसमें स्पेशलिटी एक ओनर होगा, सपोज एक ऑर्थोडोंटिस्ट ने क्लिनिक खोल रखा है। दूसरा एक चैरिटेबल क्लिनिक है। तीसरा जो किसी ने क्लिनिक खोल रखा है लेकिन वो खुद वहाँ पे नहीं बैठते हैं, वो आपको वहाँ पे काम करने के लिए रखेंगे। एंड चौथा एक बहुत सीनियर का आपको क्लिनिक मिल रहा है। तो क्या होता है कि जब आप चैरिटेबल में काम करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। एक कि या तो वो आपको कम सैलरी या ठीक ठाक सैलरी देते हैं। दूसरा, कुछ लोग मांगते हैं कि 3 से 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि चैरिटेबल क्लिनिक में बहुत पेशेंट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रन अच्छा कर लेते हैं इन द लॉन्गर टर्म। फिर दूसरा आता है कि अगर आप चैरिटेबल ज्वाइन कर भी लेते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि वो किसी क्वैक का क्लिनिक ना हो, क्योंकि मैंने ऐसा किया था। मैंने अननोइंगली जब एक क्लिनिक ज्वाइन किया तो इनिशियल डेज में मैंने वो 15 डेज से ज़्यादा नहीं गई थी मैं, बट व्हेन आई एंटर्ड दैट क्लिनिक थोड़ा टाइम 3-4 दिन 5 दिन रुकने के बाद मेरे को फील हो रहा था कि वो मे बी इज़ नॉट द सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड डेंटिस्ट। सो पर वहाँ पे मुझे काम करने के लिए मिल रहा था, RCT के पेशेंट्स आ रहे थे। सो कुछ ऐसी चीज़ें हुई एंड आई वॉज गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ साइड बाय साइड। JR के इंटरव्यूज़ हो रहे थे इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सो मुझे बार बार उन इंटरव्यूज़ के लिए जाना पड़ता था। तो बीच में इट वॉज वेरी हो नहीं पा रहा था दोनों का कोप अप, एंड कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही थी कि वो वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड डेंटिस्ट नहीं है। सो आई समहाउ लेफ्ट दैट क्लिनिक। सो ये चीज़ वहाँ पर आती है कि चैरिटेबल क्लिनिक हो तो एकदम सर्टिफाइड हो कि वो सही डॉक्टर है। दूसरा, अगर इनिशियली वो आपको पे नहीं भी कर रहे हैं तो इट्स ओके, क्योंकि आपको वहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स करने के लिए बहुत मिलेंगे। बट गाइज अगेन ये सब डिपेंड करता है कि अगर आप किसी से सैलरी मांग रहे हैं तो आपको उतने लेवल का बेसिक काम आना भी चाहिए। तीसरी चीज़, काफ़ी चैरिटेबल्स में ये भी चीज़ होती है कि वो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस बंदा मांगते हैं। दूसरा सिनेरियो, जब आप एक बहुत सीनियर डेंटिस्ट के क्लिनिक के लिए इंटरव्यू देते हैं या अप्लाई करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जितना सीनियर डेंटिस्ट हो या जितना उनका काम चल रहा हो तो हमें क्या लगेगा कि हमें ठीक ठाक सैलरी मिल जाएगी।
बट ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट जितना सीनियर का डेंटिस्ट का क्लिनिक होता है तो वो या तो हमें सैलरी नहीं देते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि गाइज उनका क्लिनिक एक लेवल पे पहुंच गया होता है एंड हम एक फ्रेशर होते हैं, हमें काफ़ी चीज़ें नहीं पता होती, वो हमारा फर्स्ट क्लिनिक होता है प्राइवेट। सो वो हम पे ट्रस्ट करें एंड हमें अपने रेप्यूटेड पेशेंट्स दें तो थोड़ा मुश्किल होता है। सो इनिशियली वो कहते हैं कि आप ऑब्जर्व करो एंड हम आपको पे नहीं कर पाएंगे। सो इस केस में अगर आपको लगे कि वो बहुत सिखा रहे हैं आपको इन द लॉन्ग रन, तो आप ज़रूर वहाँ काम करिए फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन अगर वो आपको पे करते हैं एंड आपको हायर कर लेते हैं, इट्स वेल एंड गुड, एंड इफ़ नॉट तो आप कभी भी छोड़ सकते हैं क्लिनिक एंड यू कैन लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। इसमें एक और चीज़ होती है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स एंड ये मेरे साथ भी हुआ है, उन्होंने बोला है कि हम आपको पे नहीं कर रहे हैं, बट ये एक और चीज़ है कि हम आपसे पैसे भी नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सीनियर लोग आपको ट्रेन करने के लिए खुद मनी मांगते हैं, नॉट बिकॉज दे आर कंडक्टिंग सम कोर्स बट जस्ट बिकॉज कि वो आपको अपनी एक्सपर्टीज स्किल्स दे रहे हैं। तो फॉर मी मुझे ये सही नहीं लगा एंड तो इसलिए आपको ये दो सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं व्हेन यू अप्लाई फॉर अ वेरी सीनियर क्लिनिक लाइक 20, 30, 25 इयर्स के बियॉन्ड का जो क्लिनिक हो जाता है। थर्ड सिनेरियो आता है कि काफ़ी डेंटिस्ट अपना क्लिनिक खोल लेते हैं एंड दे गो फॉर ए नॉन क्लिनिकल जॉब। तो उन्होंने जो अपना डेंटल क्लिनिक खोल लिया है उसको रन करने के लिए उन्हें कोई BDS हायर करना होता है एंड वो आपको रखते हैं सपोज, तो वो दे एक्सपेक्ट दैट आप एक क्लिनिक अच्छे से रन कर पाएँ। दैट मीन्स कि जो पेशेंट आए वो अपना ट्रीटमेंट करवाए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कंसल्टेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और आप उसका ट्रीटमेंट सही से कॉन्फिडेंटली कर पाएँ विदाउट एनी कंप्लेंट्स फ्रॉम द पेशेंट। तो ये चीज़ है कि आपको थर्ड सिनेरियो में ये अपना ये जो क्लिनिक खुद हैंडल करना है वो आना चाहिए। बट फॉर मी जब मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो आई वॉज कि मुझे ये चीज़ अभी नहीं करनी है, क्योंकि इनिशियल 2 to 3 इयर्स आपको सीनियर के अंडर वर्क करना चाहिए। अगर मैं खुद ही एक क्लिनिक हैंडल कर रही हूँ तो मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं सीखूँ, और इसलिए आई वांटेड कि मैं किसी सीनियर के साथ या कोई भी एक और सीनियर डॉक्टर जो मुझसे सीनियर हो, मैं उससे कुछ सीख पाऊँ, वो वहाँ पर हो। कभी कभी लोग बोलते हैं कि हम विजिटिंग पे होंगे, कि हम एक हफ्ते में एक बार आ जाएंगे, दिस इज़ ऑल्सो बेटर। कुछ बोलते हैं कि आपको खुद ही हैंडल करना है, देन दैट इज़ योर कॉल कि व्हाट यू वांट टू डू। गाइस, तो चौथा सिनेरियो कि कोई स्पेशलिस्ट है, उसने अपना क्लिनिक खोला है। सपोज ये मेरे साथ हुआ था, आई अप्लाइड फॉर अ क्लिनिक, तो वो ऑर्थोडोंटिस्ट का था। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बोला कि मैं ऑर्थो केसेस करता हूँ, मैं एक्सट्रैक्शंस कर लेता हूँ, मैं ये बेसिक काम कर लेता हूँ, बट मैं RCT नहीं करता। तो आई वॉन्ट समबडी हु कैन कॉन्फिडेंटली डू एन RCT कम्प्लीटली, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंड दूसरी चीज़ कि एक्सट्रैक्शंस ऑर्थो केसेस में प्रीमोलर के एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप किसी सीनियर कंसल्टेंट को ज्वाइन करते हैं, किसी सीनियर ऑर्थोडोंटिस्ट का क्लिनिक, तो ही माइट बी ऑन कंसल्टेशन या वो बिजी हो किसी और प्रोसीजर्स में, तो वो आपको बोल दें कि आप एक्सट्रैक्शन करिए। तो देन दे आस्क यू कि आप प्रीमोलर एक्सट्रैक्शन कर पाएंगे, बिकॉज जो हम नॉर्मल ओरल सर्जरी में एक्सट्रैक्शंस करते हैं वो डिफरेंट होते हैं एंड जो हमें ऑर्थो में करने होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बिकॉज इन ऑर्थो हमें सॉकेट प्रिजर्व करना होता है, इन ओरल सर्जरी हमें बस टूथ निकालना होता है। सो ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। तो जब आप किसी स्पेशलिस्ट का ज्वाइन करते हैं तो उनकी अलग आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सो यू हैव टू बैलेंस द बोथ। ऐसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और एक मिथ बन गया है कि हमें बार बार नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि वो हमारे रेज्यूमे में अच्छा नहीं लगता, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को जहाँ लगा कि मैं जहाँ से जितना सीख सकती थी सीख लिया, तो उसके बाद आई लेफ्ट दैट प्लेस। सेकेंडली, लर्निंग की कोई एज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही जगह पे नहीं हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक पॉइंट के बाद, लाइक इट कैन बी 1 month, 2 month, 3 month, 6 month, 1 year, कभी भी अकॉर्डिंग टू यू आपको लग रहा है कि ठीक है मैं अभी फ्रेशर हूँ, मुझे ये क्लिनिक ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कॉन्वोकेशन के बाद, डिग्री, ग्रेजुएशन, लास्ट डे ऑफ इंटर्नशिप के बाद, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। लेकिन आफ्टर 5 weeks आपको लग रहा है यहाँ पे पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं या फिर यहाँ पे उतना सीखने का माहौल नहीं है, उतना सीखने की अपॉर्चुनिटी नहीं है,
कि आप खाली टाइम में भी कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, then you can of course and should leave that clinic and join another. And जब आप ये ट्रांजिशन करें कि जब आप दूसरा क्लिनिक ज्वाइन करने वाले हों तो अपने डेंटिस्ट को जहाँ आप काम कर रहे हैं उस क्लिनिक को ज़रूर बताएं कि सर कुछ टाइम पहले कि सर मैं ऐसा 1 महीने बाद क्लिनिक छोड़ देंगे या छोड़ दूंगी, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पर्सन कि अगर आप अचानक छोड़ देंगे कि सर मैं कल से नहीं आ रही है, कल से नहीं आ रहा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू हैंडल. सो आप उनको 1 महीने पहले बताएं. एंड दूसरी चीज़, जब आप क्लिनिक छोड़ने वाले हैं अपना पुराना वाला लाइक अभी वाला, तो जब आप दूसरा ज्वाइन करने वाले हैं तो वहाँ से कंफर्मेशन आ जाए. ऐसा ना हो कि आपने ये क्लिनिक भी छोड़ दिया एंड वहाँ से कंफर्मेशन भी नहीं आई है. तो अब क्वेश्चन उठता है कि आप इंटरव्यू देने कैसे जाएंगे. तो आपका जो हॉलीडे लीव होगा इस क्लिनिक के लिए, जिस दिन आप जिसमें काम कर रहे हैं उस दिन जो आपकी छुट्टी होगी, आप उस दिन उस क्लिनिक में इंटरव्यू देने जाएं या फिर क्लिनिकल आवर्स के बाद बात करें. बात करना ज़रूरी है. एंड ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि हम सीखना चाहते हैं विदाउट किसी को बुरा बनाए या फिर विदाउट किसी का कोई नुकसान किए. एंड एक और चीज़ है गाइस कि कभी भी आप खुद का प्रोफेशन डिग्रेड ना करें. मतलब कि अगर मैं किसी और क्लिनिक पे जा रही हूँ तो मैं ये ना बोलूँ कि पिछले वाले में तो ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, ये था, क्योंकि सामने वाला क्लिनिक ज़रूर पूछेगा आपसे कि आप पहले वाला क्लिनिक क्यों छोड़ रहे हैं. तो आप उनको सच बताइए कि ठीक है यहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लग नहीं रही थी, सो आई वॉज लुकिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटीज़. बट आप उस क्लिनिक को डिग्रेड ना करें कि ये ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, ये ऐसा नहीं करते थे, वैसा नहीं करते थे पेशेंट्स के साथ, या जो भी उनका ट्रीटमेंट प्लान है या जो कुछ भी है. सो एक चीज़ ये है. दूसरी चीज़, जब भी आप कहीं पर भी किसी भी पेशेंट को ट्रीट करें तो पेशेंट्स ही काफ़ी बार खुद बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे ये वाले डॉक्टर थे, उन्होंने तो दर्द कर दिया, पता नहीं कैसा काम किया, ये हो गया, वो हो गया. तो आप पेशेंट को ये बोलिए कि ठीक है, हो सकता है उन्होंने ऐसा करा हो अपनी समझ के हिसाब से, बट आप हमारे पास आए हैं तो हमें अपने हिसाब से जो राइट ट्रीटमेंट है वो करना है पूरी पिक्चर देखने के बाद. जब आप एक्सरे ले लें, डायग्नोस कर लें, तब जब आप पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान समझाएंगे तब ये सब चीज़ें बताएं. ऐसा ना बोलें कि हाँ उस डॉक्टर ने गलत किया है, ये यहाँ तक होना चाहिए था, ये वहाँ तक होना चाहिए था. उनको बस ये बताएं कि ठीक है, ये जो RCT आपने करवाई है ये ठीक है, लेकिन बस ये ऑब्जर्वेशन जो यहाँ तक लग रही है ना वो थोड़ी और नीचे तक जानी चाहिए. हो सकता है पिछली बार कोई प्रॉब्लम हो गई हो या कुछ दिक्कत हो गई हो इसलिए नहीं वो कर पाए, लेकिन आप दूसरे वाले डेंटिस्ट को डिग्रेड ना करें खुद के फ़ायदे के लिए, खुद को सही करने के लिए. कि हो सकता है जब हम उस टूथ को RCT करने बैठे तो हमारे साथ भी सेम सिचुएशन आए कि वो नीचे तक मे बी कैनाल कैल्सिफाइड हो या कोई दिक्कत आ रही हो जो हमें दांत ओपन करने के बाद ही पता चलता है. तो वो हमारे साथ भी हो सकता है. हो सकता है वही पेशेंट किसी और क्लिनिक पे जाए और हमारे बारे में ऐसा बोले. तो आप वो चीज़ ना करें क्योंकि उससे हमारा प्रोफेशन ही नीचे गिर रहा है. सो आप प्लीज़ ये ध्यान रखें कि अगर आपको लग रहा है कि ठीक है आप एक चीज़ ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे आपने सब कुछ सीख लिया अपनी पोटेंशियल के हिसाब से जो आप सीख सकते थे, देन यू शुड गो फॉर अनदर अपॉर्चुनिटीज़ विदाउट किसी को नुकसान पहुँचाए. एंड अपना ज़रूर ये देखे कि हाँ यू वांट टू लर्न मोर, यू वांट टू ग्रो. गाइस ये हम बहुत बार हमेशा बोलते हैं कि बेसिक आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए. तो ये बेसिक आना चाहिए, बेसिक क्या है? बेसिक बस ये है कि आपका जो थ्योरी आपने पढ़ा क्या वो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं. जब पेशेंट आपके सामने बैठा है तो आपने जो कुछ भी पढ़ा क्या आप वो अप्लाई कर पा रहे हो कि अगर हमें इमरजेंसीज हो जाए तो हमें कैसे ट्रीट करना है. कोई पेशेंट सामने बैठा है, उससे डायबिटीज़ क्यों है वो हमें क्यों जानना है, हाइपरटेंशन क्यों है वो हमें क्यों जानना है, उसका ब्लड रिपोर्ट्स देखना इंपॉर्टेंट क्यों है, और उसे कौन सी मेडिसिन देनी है नहीं देनी है, वो ड्रग्स रिएक्शन जो कॉमन है वो हमें याद है, वो हमें आते हैं. क्या हम पेशेंट का ओरल कैविटी देखकर उसे बता पा रहे हैं कि क्या उसे क्या क्या डिसीजेस हो सकती हैं इन फ्यूचर, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो HIV हो. तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें अप्लाई करना आना चाहिए. कि जो हमने अनाटमी पढ़ी थी डेंजरस एरिया ऑफ द फेस, वो डेंजरस एरिया ऑफ द फेस क्यों है, मतलब कुछ भी हमने जो टेक्स्ट में पढ़ा क्या हम उसे अप्लाई कर पा रहे हैं. सपोज प्रोस्थो में हमने पढ़ा कि क्राउन कटिंग जो करते हैं उसमें PFM का क्राउन इतना हाइट का होना चाहिए और मेटल का इतना होना चाहिए. क्या हम वो पेशेंट के मुंह में सेम चीज़ अप्लाई कर पा रहे हैं? बिकॉज जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं वो आइडियल होता है, इन प्रैक्टिकल हम उतना अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो क्या ये दोनों चीज़ों को हम
बैलेंस करके चल सकते हैं, आपका थ्योरी टेक्स्ट बुक एंड आपका प्रैक्टिकल। सो इस चीज़ को हम बेसिक कहते हैं। ये आपको थोड़े बहुत आने चाहिए एंड आप में एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। बाकी तो गाइस सब कुछ एक्सपीरियंस से आता है। वी डोंट एक्सपेक्ट अ फ्रेशर कि वो उसको सब कुछ ही आता हो, लेकिन जो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए थी वो मैंने जैसा बोला कि वो डेंटिस्ट्री अनलॉक में वी हैव रिटन एंड एक्सप्लेन ब्यूटिफुली एवरीथिंग। तो आप उसे ज़रूर एक बार जाके उसके सैम्पल पेजेस एंड कंटेंट्स देखिए एंड आई एम श्योर वो आपको वैल्यू ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ओके गाइस, दिस वाज द वीडियो। बहुत बेसिक चीज़ है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको कैसे एक क्लिनिक में एंड सही क्लिनिक चूज़ करना है, क्योंकि आपको क्लिनिक्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे। आप किसी गली से गुजरेंगे तो आपको 5, 6, 7, 10 क्लिनिक मिल जाएंगे, लेकिन व्हाट इज़ द राइट क्लिनिक फॉर यू ये आपको डिसाइड करना है एंड ये ढूंढना है। ये चीज़ मुश्किल होती है। सो गाइज, दिस वॉज बत्तीसी साइनिंग ऑफ। Stay safe, stay healthy, and see you in the next video. Bye.